नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज का खास कार्यक्रम ग्लोबल चश्मा। मेरे साथ मौजूद हैं पंकज प्रसून जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं और बात दुनिया में होने जा रही बड़ी हलचल को लेकर। जी हाँ, अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप, वो अब शपथ लेने वाले हैं। कुछ ही समय अब बचा हुआ है और माना यह जा रहा है कि उसके बाद दुनिया में जो हलचल है वो और ज्यादा बढ़ने वाली है। कई देशों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और कई जो उनके साथी हैं, उनके दोस्त हैं, उनकी जो मुश्किलें हैं वो हल होने वाली हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं है, इसमें एक भारत भी है। इस वक्त क्या कुछ हलचल अमेरिका में चल रही है और जब शपथ हो जाएगी, क्योंकि 20 जनवरी का यह समय तय किया गया है भारतीय समय अनुसार, अगर कल कहें तो 20 जनवरी है, तो उसके बाद जो कुछ होने वाला है उस पर भी हम बात करने वाले हैं। पंकज जी, अभी इस वक्त क्या हलचल है और क्या अब जो है वो जो चीजें हैं दुनिया पर क्या असर होगा, सीधे तौर पर अगर मैं पूछूं तो? देखिए, तीन चार जो महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहले तो मैं बता देता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी वाइफ वो उड़ चुके हैं वाशिंगटन डीसी के लिए और लैंड भी कर चुके हैं और वहां शपथ ग्रहण समारोह होगा। दूसरी बात, जो भी ऑप्टिक्स हैं वो आप देखेंगे टेलीविजन पे, वो बहुत ज्यादा बताने लायक नहीं है। लेकिन जो चीजें गौर कर रहा हूं वो ये कि जितनी बिग बिग टेक कंपनियां हैं अमेरिका की, मैंने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप से मिलने आए थे, जो बेजोस आए थे, अमेजन के जो हेड हैं वो हैं, एलन मस्क तो हैं ही उनके साथ, या फिर मार्क जकरबर्ग हैं उनके साथ हैं। तो जो बड़ी बिग टेक कंपनियां हैं वो पूरी तरह बैकिंग कर रहे थे वो डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव प्रचार के दौरान भी। जो बिजनेसमैन जो थोड़े बहुत बच गए थे, जैसे बिल गेट्स के बारे में खास तौर पे बताना चाहूंगा कि वो कमला हैरिस के साथ थे और उनकी जो आइडियोलॉजी है या फिर जो डेमोक्रेट्स को वो समर्थन देते रहे वो हर किसी को पता है। तो ये इंटरेस्टिंग होगा देखना कि ट्रंप के नए कार्यकाल के दौरान उन कंपनियों के साथ क्या होता है जो जिनको वो अपने अगेंस्ट मानते हैं, क्योंकि बड़े बड़े बिजनेसमैन तो हैं इनके साथ और डोनाल्ड ट्रंप खुद एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। 6 बिलियन इनकी प्रॉपर्टी है और इनका मार्केट कैप जो पूरे इनके जो कंपनी का है वो 46 बिलियन के आसपास है। तो डोनाल्ड ट्रंप मीन्स ट्रेड, कॉमर्स, टैरिफ, ये इनका मेन फोकस रहेगा। एंड लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इस मोटो पे वो चलने वाले हैं। दूसरी बात जिसमें इंटरेस्टिंग है और जो दुनिया जानना चाहती है वो ये कि इनका जियो पॉलिटिकल विजन क्या है, कि वो उस क्षेत्र में क्या करने वाले हैं। तो उससे पहले कुछ बयान दिए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, पनामा को लेके, कनाडा को लेके, ग्रीनलैंड को लेके। तो बहुत सारे लोग अमेरिका के अंदर ही ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप से उनके दुश्मनों से ज्यादा दोस्तों को सावधान रहने की जरूरत है। जो कनाडा हो गया या फिर जो ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके बारे में जो बोला, और जो ग्रूमिंग गैंग को लेकर जो एलन मस्क का जो स्टैंड था वो डोनाल्ड ट्रंप का ही स्टैंड माना जा रहा है। तो कनाडा हो गए, ब्रिटेन हो गए, पनामा हो गए, ग्रीनलैंड हो गए, इन सबको थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अब वैसे नहीं चलने दे सकते कि अमेरिका से रिसोर्सेज और पैसे लो और आप सरवाइव करते रहो। वहां पे हार्ड टफ एंड कंडीशंस लगाने वाले हैं। टैरिफ तो निश्चित तौर पे इंक्रीज करेगा। ये तो हो गई दोस्तों की बात। अब दुश्मनों का क्या? एक जो अरब के एनालिस्ट हैं उनको मैं सुन रहा था, वो एक बात कह रहे थे और उन्होंने कहा कि ट्रंप रशिया और चाइना के साथ कंपटीशन तो करेंगे, लेकिन वो ट्रेड एंड कॉमर्स के क्षेत्र में होगा। वो युद्ध लड़ने के सख्त खिलाफ हैं, चाहे रशिया हो या चाइना हो। युद्ध का कोई मतलब नहीं है, बेकार में रिसोर्सेज हमारे खर्च होते हैं। बिल्कुल। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति होंगे उस दौरान ईरान के साथ एक नए सिरे से बातचीत शुरू होने की संभावना है और कुछ सिग्नल्स मिले भी। और ईरान भी नहीं चाहता है कि हम कम से कम मिलिट्रीली अमेरिका, नाटो या इजराइल से टकराएं। ये ईरान बहुत कोशिश कर रहा था पिछले 1 महीने से कि किसी तरह इजराइल का हमला नहीं हो और जो भी हो वो एक कंट्रोल्ड एग्रेशन हो कि बाद में नेगोशिएशन का स्कोप बचा रहे। और ईरान ट्राई कर रहा था कि अमेरिका के साथ नेगोशिएट करने का। तो यह हो सकता है कि 2025 में हम अमेरिका और ईरान के बीच एक नए संबंधों के आयाम देखें। ये बहुत सारे एनालिस्ट इस तरह भी बता रहे हैं। और अगर अमेरिका, ईरान, रशिया और चाइना
आते हैं नजदीक एक दूसरे के, तो सचमुच में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर हुआ। क्योंकि देखिए कुछ लोग ऐसे हैं ना, कुछ देश ऐसे हैं, खास करके कुछ यूरोपियन नेशंस, जो दोस्ती के नाम पे अमेरिका से सिर्फ प्राप्त करते हैं, पर अमेरिका को देने की कंडीशन में कुछ नहीं। और कुछ ऐसे हैं जो कि अमेरिका को दे बहुत सकते हैं, लेकिन जियोपॉलिटिक्स और दुश्मनी के कारण अमेरिका और उनके बीच संबंधों में एक फ्रीजिंग एलिमेंट जो था, वो जमी हुई थी बर्फ, और उस बर्फ को डोनाल्ड ट्रंप पिघलाना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का एक और एकमात्र फोकस है कि हम अमेरिका की इकोनॉमी को दोबारा कैसे ठीक करें, दुरुस्त करें, और जो वहां के जो कॉमन मासेज है उनके इनकम को कैसे बढ़ाएं। वो टैक्स पेयर के पैसों को फालतू चीजों में, बाहर जंग में खर्च नहीं करना चाहते, इसके वो सख्त खिलाफ है जी। तो रशिया यूक्रेन जंग बंद होगी, इजराइल ईरान में जो टेंशन है वो कम होगा, ईरान के साथ, रशिया के साथ। जी, ईरान के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? बिल्कुल नहीं। जो सबसे टफ जो दौर था वो बाइडेन के कार्यकाल में वो ईरान झेल चुका है। देखिए उस पर प्रतिबंध हो सकता है कि जारी रहे, अभी बहुत जल्दी बहुत कुछ नहीं होगा, लेकिन नेगोशिएशंस का दौर शुरू होगा। देखिएगा आने वाले दिनों में ईरान कई देशों के साथ आपको बातचीत करता हुआ नजर आएगा, और वो अरबियन कंट्रीज होंगे। हो सकता है कि अभी सीधे डायरेक्ट सऊदी के साथ बातचीत नहीं हो, लेकिन अमेरिका के साथ बातचीत करने के पक्षधर अहमदीनेजाद जो है वहां के, और खुमैनी साहब दोनों। खुमैनी साहब जो उनके जो सबसे बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा है कि कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जो बातचीत से नहीं सुलझाई जा सकती। और ट्रंप भी इसके, और अभी आपने देखा होगा कि एक दो दिन पहले रशिया और ईरान के बीच एक डील साइन हुई है, स्ट्रेटेजिक डील्स फॉर 20 ईयर्स। अगर रशिया के साथ वाकई संबंध अच्छे करना चाहते हैं ट्रंप, और रशिया यूक्रेन वॉर बंद करना चाहते हैं, तो रशिया अपने नए दोस्ती के एवज में यह भी मांग सकता है कि आप ईरान के साथ भी बातचीत करो, और ईरान के पास बहुत कुछ है देने को। और देखिए अमेरिका का सबसे बड़ा इश्यू क्या है, अमेरिका के पास ऑयल रिजर्व हैं, लेकिन वो अपने ऑयल रिजर्व को खर्च नहीं करता, वो दुनिया में अलग अलग देशों से ऑयल प्राप्त करता है ताकि भविष्य के लिए बचा कर रखे। और ईरान उसे ऑयल भी दे सकता है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी दे सकता है। और जैसे ही अगर भविष्य में ईरान के साथ अगर रिश्ते अच्छे हुए वेस्टर्न कंट्रीज के और अमेरिका के, तो वो पूरे यूरोप के लिए भी अच्छा है और अमेरिका के लिए भी अच्छा है। ये डोनाल्ड ट्रंप देख रहे हैं। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये अचीवेबल टास्क है। असर होने वाला है। एक और जो महत्वपूर्ण बात, भारत पर क्या असर होने वाला है? जी जी, भारत के साथ देखिए जियोपॉलिटिक्स, स्ट्रेटेजिक और डिफेंस टाइज, इसमें इंप्रूवमेंट आएगा। पिछले कार्यकाल में भी आया था, लेकिन ट्रेड एंड टैरिफ को लेकर दोनों देशों के बीच कुछ समस्या आने वाली है, और वो चाइना के साथ भी करेंगे वो। और उन्होंने अपने बयान में भी कहा है कि हम अगर इतनी सब्सिडी देते हैं भारतीय इंपोर्ट्स को, तो भारत को भी देना चाहिए। इस मामले में देखिएगा दोनों के बीच थोड़ा सा टफ नेगोशिएशन होगा, लेकिन बाकी सारी चीजों में एक स्मूथ राइड होगा बाइडेन के कंपैरिजन। बाइडेन भी हमारे लिए बहुत ज्यादा खराब नहीं थे। हाँ, उनको मोदी की सरकार पसंद नहीं थी, वो अलग बात है। और ये उन्होंने अपने भारत के आसपास के देशों में जो तख्ता पलट करने की कोशिश की, वो अलग बात है। लेकिन जाते जाते बाइडेन बहुत कुछ देके भी गए हैं, और वो 3 न्यूक्लियर कंपनियों पर जो बैन हटाना 20 साल बाद। तो देखिए इंडिया और अमेरिका का जो रिलेशन है ना, बहुत कॉम्प्लेक्स रिलेशन है, और आप एक राष्ट्रपति के आने से ये नहीं कह सकते कि ये अच्छा होगा या बुरा होगा। दिस इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। हमने तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश के जमाने से देखा, बुश आए, ओबामा आए, ट्रंप आए, बाइडेन आया, फिर ट्रंप आए। एक कंटिन्यूटी है दोनों देशों के रिश्तों में, और दोनों देश समझते हैं इस बात को कि अगर फ्यूचर में हमें अपना दबदबा कायम रखना है तो दोनों को एक दूसरे के करीब आना ही होगा। और क्वाड में एंट्री इंडिया की, या फिर डिफेंस परचेज, स्ट्रेटेजिक, बहुत सारे ऐसे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की सदस्यता का समर्थन करना, ये सब कुछ बहुत बड़े स्टेप्स हुए हैं। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन जो ट्रीटी हुआ मनमोहन सिंह की सरकार में, वो सब, वो देखिए स्टेप्स है, माइलस्टोन्स हैं इंडो अमेरिकन रिलेशंस के, और बहुत कुछ बदलने वाला है या इधर से उधर हो जाएगा वो नहीं, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस में चलेगा। हाँ, इनमें डोनाल्ड ट्रंप, देखिए डोनाल्ड ट्रंप का वर्ल्ड विजन की वजह से जो हमारा जो जियो पॉलिटिकल स्टेटस है, उसमें ये दोनों ये फेवरेबल हैं।
लेकिन ट्रेड एंड कॉमर्स के मामले में ये टफ नेगोशिएटर है, ये बात मानना पड़ेगा। ये शपथ एक जो और महत्वपूर्ण है, जी 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 बताएं। मैं ये कह रहा था, अब्राहमिकल अकॉर्ड कोशिश की गई थी कि इजराइल और अरब देशों के बीच वो समझौता ये करे, और बाद में हमास के एक्शन के कारण वो थोड़ा सा डिरेल हो गया था। जी दोबारा उसे रिवाइव करने की योजना है। सऊदी अरब और इजराइल के बीच ट्रेड कॉमर्स भी बढ़ेगा, दोनों के बीच रिश्ते अच्छे होंगे, कतर के साथ अच्छे रिश्ते होंगे, इवन यूएई के साथ अच्छे रिश्ते होंगे, जिन देशों के साथ अमेरिका के संबंध अच्छे हैं। और अगर मुस्लिम ब्रदरहुड जिसे बोलते हैं ना, वैसे तो एक वो मंच है, लेकिन अगर कुछ मुस्लिम देश इजराइल के साथ कॉर्डियल रिलेशंस के साथ आ गए तो मिडिल ईस्ट में बहुत कुछ बदल जाएगा फिर। बिल्कुल। क्वाड को लेकर खूब बात हो रही है पंकज जी कि जापान ये चाहता है, क्योंकि जापान के विदेश मंत्री कल शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। भारत की तरफ से भी विदेश मंत्री जो है डॉक्टर एस जयशंकर वो पहुंच रहे हैं। अब जापान ये चाहता है कि क्वाड को लेकर जो मीटिंग है वो हो, और क्योंकि भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, और हम ये सब जानते हैं कि क्वाड जो है वो बनाया क्यों गया, चीन के दबदबे के कारण चाहे काबू में रखने के लिए बनाया गया। तो जापान क्योंकि इस बार ये बहुत जरूरी चाहता है कि क्वाड को लेकर जो मीटिंग है वो हो, और जरूरी जो फैसले लिए जा सकते हैं वो तुरंत लिए जाएं। तो क्या लगता है आपको, क्वाड की बैठक जो है वो संभव हो पाएगी? और क्योंकि इस बार शी जिनपिंग को भी साधने की बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई, और अगर उन्हें निमंत्रण देना हो, उन्हें बुलाना हो, वो एक अलग बात है। तो कहीं ना कहीं नजर यही आता है कि वो एक अलग पैटर्न से इस बार चलना चाहेंगे। हम ये देखते हैं कि चीन जो है वो अमेरिका से आगे निकलने की होड़ में हमेशा रहता है, तो इस बार अमेरिका में बैठे ट्रंप उसको अलग तरीके से टैकल करने वाले हैं। देखिए, ये अमेरिका का वर्ल्ड विजन जो है वो चाइना का नहीं है, जो अमेरिका और चाइना का वर्ल्ड विजन है वो इंडिया का नहीं है। भारत ने हमेशा एक बात की है, मल्टी पोलर वर्ल्ड एंड मल्टी प्लेटफॉर्म इंगेजमेंट की बात की है। हो सकता है कि जहां हमारा कुछ हमारे हित सध रहे हो, हम क्वाड के साथ तो क्वाड के साथ रहेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम चाइना के साथ अपने इंगेजमेंट्स बंद कर देंगे ट्रेड एंड कॉमर्स को लेकर, और या फिर किसी दूसरे देश। मल्टी पोलर वर्ल्ड का ही है, और मल्टी डायमेंशनल ये वर्ल्ड डिप्लोमेसी की भारत हमेशा बात करता रहा है। भारत में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, एक लाइन आपने बार बार सुना होगा कि नो परमानेंट फ्रेंड एंड नो परमानेंट फोज, ओनली इंटरेस्ट मैटर, कि हमारा कहां पर किसके साथ कौन सा इंटरेस्ट सध रहा है, हम वहां पे उसके साथ उस तरह से इंगेजमेंट करेंगे। हमारा कोई दुश्मन नहीं है और ना हमारा कोई उस तरह का दोस्त है। तो अगर इस तरह से, जैसे कि नाटो का जो अलाइनमेंट है, और जैसे रशिया के का नॉर्थ कोरिया के साथ जो दोस्ती है, भारत का किसी देश के साथ वैसी दोस्ती या दुश्मनी नहीं है। भारत अपने इंटरेस्ट को देखता है। और देखिए कि भारत क्वाड में भी एक साथ है, लेकिन रशिया से ऑयल भी खरीद रहा है, चाइना के साथ एंगेजमेंट भी कर रहा है, और ब्रिक्स में भी है। ब्रिक्स को अमेरिका पसंद नहीं करता। और जहां देखिए, जहां जहां ब्रिक्स में भी उस तरह की बात आती है, जैसे कि रशिया के पुतिन ने कहा, एक जो डॉलर के पैरेलल एक करेंसी की बात कर रहे थे, ब्रिक्स करेंसी की बात, तो भारत ने साफ साफ मना कर दिया कि वी आर नॉट इन फेवर ऑफ ब्रिक्स करेंसी। वहां पे भारत अमेरिका की तरफ दिखता है। जहां पे क्वाड्स में भारत अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जापान की तरफ दिखता है, लेकिन ब्रिक्स में जैसे भारत पार्टिसिपेट करता है तो लगता है कि अमेरिका से अलग है, या फिर जो दूसरे मंच हैं। अब अरब देशों का देख लीजिए ना, कि भारत ईरान के साथ चाबहार पोर्ट के साथ उसने नेगोशिएशंस किया और ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ रहा है, लेकिन सऊदी अरब के साथ भी बढ़ रहा है। लेकिन सऊदी अरब और ईरान के बीच रिश्ते कैसे आप देख सकते हैं। इसलिए हमने कहा था कि मल्टी पोलर वर्ल्ड, मल्टीलैटरल डायमेंशंस में हमारे नेगोशिएशंस होंगे। हम सिर्फ भारत का जहां से जो इंटरेस्ट हो रहा है वो कहता है, इंटरेस्ट ऑफ इंडिया मैटर्स, और जिस फील्ड में हम जिसके साथ अच्छे संबंध कर सकते हैं, और जो जैसे कुछ ऐसे विवादित मुद्दे हैं जिसको भारत नकार कर चलता है। भारत एकमात्र देश है ना जो यूक्रेन के साथ भी अच्छे रिश्ते रख रहा है, और वहां भी गए, और पुतिन के साथ भी गए। भारत ईरान के साथ भी बातचीत कर रहा है, और इजराइल भी हमारा फ्रेंड है। हो सकता है, देखिए, भारत दो नेशन थ्योरी जो फिलिस्तीन और इजराइल, उसका भी समर्थन करता है, और इजराइल के साथ डिफेंस डील भी कर लेता है। ये एक यूनिक पोजीशन है जो कि यही कूटनीति की ताकत है। पंकज जी, एक मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि भारत जो अपनी नीतियों के साथ चल रहा है, और जो भी तमाम चीजें हो रही हैं,
ट्रंप के आने के बाद, क्योंकि काफी कुछ अनुमान जो है वो लगाए जा रहे हैं, पिछला कार्यकाल ट्रंप का इस कार्यकाल से कितना अलग जो है वो रहने वाला है, और क्या कुछ पॉजिटिव चीजें आप इस कार्यकाल में देख रहे हैं ट्रंप? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ट्रंप थोड़े मैच्योर हुए हैं, उन्होंने जो कुछ झेला है। जैसे कि फर्स्ट टाइम जब ये प्रेसिडेंट थे तो ये अपना जो इनका जो माइंड था उसी के अनुसार सब कुछ कर रहे थे और भारत के लिए अच्छा भी था। लेकिन जो उसके बाद एक इलेक्शन हारना, फिर उसके बाद इनके खिलाफ जो केसेस हुए या फिर जो इनको जो सजा हुई, उसके बाद फिर दोबारा रिवाइव करना, बैक करना और फिर प्रेसिडेंट बनना, जब आदमी झेलता है ना तो उसमें ठहराव आता है। तो आप इनकी नीतियों में ठहराव महसूस करेंगे। और इन 5 सालों का जो पहले का जो अनुभव है राष्ट्रपति रहने का और अभी, थोड़ा सा अंतर तो है। देखिए, पिछले कार्यकाल में भी ट्रंप ने अमेरिकन डीप स्टेट के खिलाफ एक कैंपेन चलाया था, लेकिन उसमें सक्सेस नहीं हो सके। वो पेंटागन हो गया या CIA हो गया, उसके कुछ कार्यों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप को घोर आपत्ति थी। और वो जो जिनको हम आज डीप स्टेट कहते हैं, या फिर मैं तो बार बार बोलता हूं, रॉकफेलर फाउंडेशन, सोरोस, बिल गेट्स मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन, इस तरह के जो एलिमेंट्स है, इनकी कभी नहीं पटी डोनाल्ड ट्रंप के साथ। और अमेरिका के अंदर भी ये डोनाल्ड ट्रंप को किसी न किसी तरह परेशान करते रहे जी। और उसको, जैसे कि हमारे यहां एक इकोसिस्टम की चर्चा होती है ना, वही अमेरिका में ट्रंप उसको डीप स्टेट्स बोलते हैं। हमारे यहां कैसे चर्चा होती है कि एक लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है, वहां डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जो डीप स्टेट है उसे मैं तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, और वो अमेरिका के लिए, अमेरिके आम लोगों के लिए अच्छा नहीं है। वो जहां तहां रेजिम चेंज करता रहता है, वो जहां तहां जंग छेड़ता रहता है। अमेरिका के जो कॉमन लोग हैं उनके टैक्स के पैसों से ये दूसरी जगह खर्च करता है, दूसरे देशों में रेजिम चेंज करने के लिए, ये मुझे मंजूर नहीं। तो यूएस एड डिपार्टमेंट के बजट में कटौती आने की संभावना है जी। और जो उनके जो हेज फंड्स जो मैनेज करते हैं, जैसे जिनका मैंने नाम लिया, इनको थोड़ा सा कर्टेल किया जाएगा। मैं ये तो नहीं कहता कि पूरी तरह समूल नाश कर सकेंगे, लेकिन इनको कर्टेल किया जाएगा, इनके पर थोड़े काटे जाएंगे। कमला हैरिस को इन लोग फुल बैक कर रहे थे इलेक्शंस के दौरान जी। तो उसका भी एक एंगल है। और जिन लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया था उनका वर्ल्ड विजन देखिए। आज एलन मस्क ग्रूमिंग गैंग्स की बात कर रहे हैं, आज जॉर्जिया मेलोनी क्लोज दिख रही हैं। आप देखिएगा कि जो बिग टेक कंपनियां, मैंने आज जो बिजोस का बताया, और उसी लिए बहुत सारे जो अमेरिकन हिंदू की जिसकी मैं बात कर रहा था, उन्होंने बहुत अच्छी खासी संख्या में इस बार डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया है। तो वो एक एलिमेंट है। और देखिएगा कि ट्रंप प्रशासन में बहुत इंडिया को रिप्रेजेंटेशन भी अच्छा खासा मिला है। बिल्कुल। आप यही तो इसका भी असर पड़ेगा। सीखने वाली है कि जब बाइडेन प्रशासन से सवाल अब किए जा रहे हैं कि पिछले 4 सालों में आपने क्या किया, और तमाम जो सवाल किए जा रहे हैं, तो जो पत्रकारों के साथ हो रहा है या फिर जो बोलने वालों के साथ हो रहा है, वो भी ट्रंप का कहीं ना कहीं देख रहे होंगे। तो जब उनसे सवाल किए जाएंगे तो उसके लिए भी अब पूरी तरह तैयार हो रहे हैं। बिल्कुल, बेहद कम समय बचा है और ये नहीं, एक चीज और है जी। नहीं, एक लास्ट चीज मैं बोल रहा हूं कि हाल के राष्ट्रपतियों में जितने भी आपने देखा होगा, जो डेमोक्रेट्स थे उन्होंने ज्यादा जंगें लड़ी हैं, उन्होंने ज्यादा रेजिम चेंज करवाए हैं। ट्रंप ने एक भी जंग की शुरुआत नहीं की और इन्होंने कभी रेजिम चेंज नहीं करवाया। तो एक बड़ा डिफरेंस है। वो सो कॉल्ड खुद को लेफ्ट लिबरल कहते हैं, चाहे कमला हैरिस हो गए, जो बिडेन हो गए, ओबामा हो गए, लेकिन जो ये है ट्रंप, भले ही आपको ऊपर से इतने लिबरल नहीं नजर आए, लेकिन इन्होंने कभी दूसरे देश के इंटरनल मैटर्स में उस हद तक इंटरफेयर नहीं किया जितना डेमोक्रेट्स ने किया है। बिल्कुल। जी। अब ये जो सीज फायर यहां पर हुआ है, इजराइल की तरफ सीज फायर किया, क्या ये भी एक माना जाए कि एक असर है ट्रंप के आने से पहले? बिल्कुल, ट्रंप ने तो साफ साफ कहा था कि आप इजरायली नागरिकों को छोड़ दो वरना यू आर गोइंग टू फेस हेल। मतलब उन्होंने सीधे सीधे हमास को धमकी दी थी कि मेरे पदभार संभालने से पहले अगर इजरायली प्रिजनर्स रिलीज नहीं हुए तो हेल विल ब्रेक आउट इन मिडिल ईस्ट। उसके उन बयान का असर है कि नेगोशिएशंस भी हुआ और जल्दी हुआ। और आप देखिएगा ये जो सीज फायर हुआ है, ये देखिए, मैं बार बार ये बोलता हूं कि ये जो सीज फायर हुआ है ये स्ट्रेटेजिक सीज फायर है। इजराइल के अंदर भी इसे लेकर बहुत खिलाफत है, लेकिन
देखिएगा कि आने वाले वक्त में एक नए फ्रंट की शुरुआत है, जो कि ट्रंप और नेतन्याहू दोनों ने मिलकर तय किया है कि यहां जो होना था वो हो गया, कुछ और करना है और वो लार्जर पर्सपेक्टिव में करना है। वो हम किसी अलग वीडियो में एक चर्चा करेंगे कि क्या होने वाला है। बहुत बड़ा संदेश इसी बात से रीअलाइनमेंट होने वाला है, इस पर इजराइल और हमास के बीच में हुआ है गाजा में, और जल्द ही कहा यह जा रहा है कि जल्द ही जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी इजरायली प्रिजनर्स को छोड़ने की, और उसके बाद पूरी तरीके से शांति की उम्मीद अब जताई जा रही है। ये चर्चा बहुत जरूरी थी कि आखिर क्या कुछ बदलाव जो है वो कल के बाद से होने वाले हैं, और अभी क्या कुछ हलचल अमेरिका में चल रही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी कुछ आप सोचते हैं ट्रंप के नए कार्यकाल को लेकर, कमेंट सेक्शन में आप जरूर अपनी बात रखें। फिलहाल के लिए पंकज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए आप हमारे साथ, और तमाम ऐसी जानकारियों के लिए, खबरों के लिए देखते रहिए एनएमएस न्यूज। नमस्कार।